नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 19 मई 2025 शाम के 8 बजे और शाम के 8 बजे जो टेस्ट होता है वो जीएस का टेस्ट होता है। और चलिए शुरुआत कर देते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था और इसके जो हेड थे जेम्स अंगस्टन हिक्की थे। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेस सेंसरशिप 1799 में किसने लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप 1799 में किसने लागू की थी? 1799 में प्रेस सेंसरशिप जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अच्छा, प्रेस सेंसरशिप से याद आया मुझे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। रिसेंट टाइम में मैंने कई बार पढ़ाया है, होपफुली याद होगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है। तो प्रेस सेंसरशिप 1799 किसने लागू की थी? ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने, सेकंड ऑप्शन सही होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो प्रवर्तन है लॉर्ड लेटन ने किया था और लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था। तो लागू किसने किया था? लॉर्ड लेटन ने। किसने रद्द किया था? रिपन ने रद्द कर दिया था। सबसे पहले जेल जाने वाले भारतीय पत्रकार कौन थे? पत्रकारों के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो आपका बाल गंगाधर तिलक साहब थे और गोपाल गणेश अगरकर साहब थे। तो दो लोग थे। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नॉर्मली बहुत सारी जगह पे आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा कि सबसे पहले जेल जाने वाले भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक साहब, और बहुत रेयर कभी आपको मिल गया गोपाल गणेश आगरकर साहब का भी नाम। तो दोनों फिलहाल सही हैं, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मिरातुल अखबार किस भाषा का पत्र है? तो फारसी साप्ताहिक था मिरातुल अखबार, और मिरातुल अखबार के साथ एक बांग्ला साप्ताहिक थी संवाद कौमुदी। इन दोनों के प्रकाशक राजा राममोहन राय साहब थे। तो मिरातुल अखबार किस भाषा का पत्र है? फारसी में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? ये राजा राममोहन राय साहब ने किया था। इंडियन मिरर जो है किस स्थान से प्रकाशित होता था? 1880 के दशक की बात है। इंडियन मिरर अखबार जो है इसका प्रकाशन कलकत्ता या बंगाल से होता था। गदर पत्र का पहला अंक किस भाषा में था? तो गदर पत्र का जो पहला अंक है 1913 में प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित होता था। तो गदर पत्र का जो पहला अंक है किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था। गदर पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1913 की बात है, 1913 में। गदर पत्रिका बाद में किस लिपि में भी छपने लगा था? तो किस लिपि में भी छपने लगा था इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही कि यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था। गदर पत्र जो है वो किस पार्टी का था? तो गदर पार्टी का पत्र जो है, गदर एक साप्ताहिक पत्र था, तो ये गदर पार्टी से रिलेटेड था गदर पत्र। गदर पत्र किस प्रकार का प्रकाशन था? तो साप्ताहिक प्रकाशन था। केसरी और मराठा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना किस समाचार पत्र ने की थी? तो बंगबासी काल और केसरी कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी। तो बंगबासी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? देखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में स्टार्ट की गई थी और इसके जो प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नज़र साहब थे और नटौल कांग्रेस के सचिव थे। पत्रिका जो है हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी की सारी एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। कभी पूछा गया है इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत कब हुई, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किन भाषाओं में छपती थी, कौन से वर्ष में की गई, इसके प्रथम संपादक कौन से थे। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसकी डिटेलिंग में ये ज़रूर बता दूंगा कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे आपको कवर अप करा दिए जाते हैं। और जब इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पेड क्लासेस में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे रिलेटेड इस
क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, उसमें रिटन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ये आपका महात्मा गांधी साहब ने की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किन भाषा में छपती थी? तो किन भाषा में छपती थी? हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में। हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यंग इंडिया का संपादन किसने शुरू किया था? तो यंग इंडिया जो है एक साप्ताहिक के रूप में संपादन जो है होम रूल पार्टी ने इसको शुरुआत किया था इसका। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उद्दत मार्तंड था। कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके जो प्रकाशक और संपादक थे हरीश चंद्र शुक्ल साहब थे। तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उद्दत मार्तंड था। उद्दत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो अभी मैंने बताया ही, गोपाल गणेश आगरकर साहब थे। तो उद्दत मार्तंड के जो कह सकते हैं कि प्रकाशक और संपादक थे हरीश चंद्र शुक्ल, सॉरी मैंने गलती से गोपाल गणेश आगरकर बोल दिया, तो हरीश चंद्र शुक्ल साहब थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के पहले हम लोग नील आंदोलन पे पहुंचते हैं। नील आंदोलन का बहुत समर्थन करते थे हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी साहब। तो हरीश चंद्र मुखर्जी जी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नील आंदोलन से पूछा जाता है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। एक क्वेश्चन जैसे ये सामने ही लिखा है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी साहब। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे मातरम के साथ किसका नाम जुड़ा था? तो वंदे मातरम के साथ किसका नाम जुड़ा था? अरविंद घोष साहब का नाम जुड़ा था। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी साप्ताहिक था वंदे मातरम, इसके साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। स्वदेश वाहिनी के बारे में बात करें, कई बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले साहब थे। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्र के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट अंग्रेजी पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू साहब ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया था। तो मोतीलाल नेहरू सही होगा इनका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है किस अनुसूची में शामिल है? ये आपका 9वीं अनुसूची में शामिल है। इसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 में आया था। ये संविधान की 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, देखिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। ये लगभग से मैं बताते रहता हूँ इस चीज़ के बारे में। अभी आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको नहीं लिखना है, खैर बहुकल्पी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में आपको लिखना पड़ता है। तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। आज का जो तरीका हो चुका है पढ़ाई करने का, जो नॉर्मली बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्लासेस देख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसका PDF उनको प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। तो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है। और वो लिखने की जो प्रैक्टिस आपसे मिस आउट हो रही है उसमें 2-3 प्रॉब्लम आ जाती हैं। एक तो स्पीड आपकी गायब हो जाती है, राइटिंग आपकी गायब हो जाती है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है, अशुद्ध बहुत लिखने लगे हैं बच्चे। क्योंकि जो मैसेज में टाइप कर रहे हैं वहीं पर जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे अशुद्धियाँ आने लगेंगी। तो लिखने की लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, सफलता आपको नहीं मिलती है। लिखने की प्रैक्टिस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी लिखते रहिए, मेंस के लिए भी लिखते रहिए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो हमारे बैच की सारी डिटेल, जो समीक्षा अधिकारी का पूरा बैच चल रहा है, उस बैच की सारी डिटेल आपको 7080540001, रिपीट कर देता हूँ नंबर 7080540001, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RO का पूरा बैच आपको मिल जाएगा। बैच की फ़ीस टोटल 2000 रुपीज़ है, सिर्फ 2000 रुपये है। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 27 जुलाई 2025, जब आपका एग्जामिनेशन है तब तक है उस बैच की वैलिडिटी, ठीक है। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। उस बैच में सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, A to Z जितनी भी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, सारी की सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट कराई जा रही हैं,
ठीक है। 7 मई 2025 से वो बैच स्टार्ट है। अभी जो भी आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बात होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये जो टेस्ट पेपर आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी पेड क्लास का ही पार्ट है। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, टेस्ट पेपर भी होता है, उसका आंसर्स भी होते हैं और डिस्क्रिप्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो पेड क्लासेस में चलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो पराबैंगनी विकिरण जो है क्या नुकसान पहुंचा सकती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है वो त्वचा कैंसर का कारण हो सकती है, तो कैंसर का कारण हो सकती है। और हाँ, जैसे जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वहाँ टेस्ट पेपर से ही आप तैयारी कर सकते हैं। डेली अगर 35 से 40 क्वेश्चन आप तैयार करते रहेंगे बहुत आराम से हो जाएगा। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बस आपको लिखना पड़ेगा कि लगातार आप लिखते रहिए, ठीक है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर सफलता पानी है तो। ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो 1985 में पहली बार खोजा गया था। ओजोन छिद्र की खोज किस उपकरण से की गई थी? तो किस उपकरण से की गई थी? स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से की गई थी। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से की गई थी। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया एक जो है निद्रा संबंधी विकार होता है जिसमें नींद में सांस जो है वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होती रहती है, तो निद्रा संबंधी विकार है यह। सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में बात करें, सेरेब्रल पॉल्सी जो है एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, प्रॉब्लम है, जो नॉर्मली 7 वर्ष तक के बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो 7 वर्ष, थर्ड ऑप्शन सही होगा। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी ऊंचाई। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। तो हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी साहब ने लिखा है। किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है? 1909 में लिखी गई है। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसके बारे में और डिटेलिंग में बता दूं तो महात्मा गांधी साहब ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है, 1909 में लिखी गई है। काकोरी एक्शन डे कब हुआ था? काकोरी एक्शन डे में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 4 को फांसी दी गई थी। काकोरी केस में 4 लोगों को जो फांसी दी गई थी उनमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी साहब को गोंडा में, रोशन सिंह साहब को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां साहब को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। फैजाबाद का नया नाम जो हो गया अयोध्या हो गया है, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब आप जाएंगे तो फैजाबाद ही सही होगा वो। तो अगर इसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु चंद्रभानु गुप्ता की अध्यक्षता में, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और चंद्रशेखर आज़ाद साहब फरार हो गए थे। 1925 में काकोरी एक्शन डे हुआ था। जगत नारायण मुल्ला साहब काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। तो काकोरी एक्शन डे कब हुआ था? सिंपल है, 1925 में हुआ था। काकोरी केस में कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे? तो कितने क्रांतिकारी जो गिरफ्तार हुए थे? 29 क्रांतिकारी जो है गिरफ्तार किए गए थे। किन 4 लोगों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को, रोशन सिंह जी को, अशफाक उल्ला खां को। बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। काकोरी केस में किन 4 लोगों को फांसी दी गई थी? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। काकोरी केस में सरकारी वकील कौन थे? तो काकोरी केस में सरकारी जो वकील थे वो जगत नारायण मुल्ला साहब थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौतों में गांधी को मिले लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो एलन कैंपबेल जॉनसन ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा है आपके 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं आज। तो चलिए फिलहाल के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।